Now, question number 45. Difference between time study and motion study. Time study, meaning it refers to the study of labor who performs his work and also time that labor should do work. Motion study, it refers to the ideal way of doing work. आप किस तरह से वर्क कर रहे हो अच्छी वे में, वो आता है आपका मोशन स्टडी में. टाइम स्टडी में आपको काम करने में कितना टाइम लगेगा, वो आता है आपके टाइम स्टडी. लेवल बोल सकते हैं हम. जो टाइम स्टडी है वो मोशन स्टडी के पहले होती है और जो मोशन स्टडी है वो टाइम स्टडी के बाद में होती है. रिकॉर्ड, यहाँ पे टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है एंड मोशन स्टडी में कैमरे का यूज किया जाता है. एम, टाइम स्टडी में आपके वर्किंग आवर्स और आपके जो लेबर है उनकी डेज को रिकॉर्ड किया जाता है कि वो कितने दिन में या कितने घंटे में वो काम कंप्लीट कर पा रहे हैं. और मोशन स्टडी में इट एम्स टू स्टडी आइडियल मेथड ऑफ वर्क, लाइक उस काम को किस वे में कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. यूजेस, टाइम स्टडी से लेबर्स की जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड मोशन स्टडी हेल्प करता है जिससे जो लेबर का मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसको मिनिमाइज कर सके, इसलिए यहाँ पे कैमरे का यूज किया जाता है. ऑब्जर्वेशन, टेलर ऑब्जर्व दैट लेबर डज ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज वर्क अनयूजुअल. टेलर ने ऑब्जर्व किया था कि जो लेबर्स है वो हमारा 50% वर्क अनयूजुअल मतलब फालतू में वेस्ट करते हैं, कुछ भी गलत उल्टा काम करने में या फिर अनयूजुअल वर्क करने में. वहीं पे मोशन स्टडी में टेलर ऑब्जर्व दैट इन मोशन स्टडी लेबर वर्क 50% इन मोर इफिशिएंटली. मतलब टाइम स्टडी में 50% अनयूजुअल वर्क होता है तो मोशन स्टडी से जो है वो 50% इफिशिएंसी बढ़ जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस. मीनिंग यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये आप सभी को पता है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के दो प्रिंसिपल्स है जो पहले फेयोल ने दिए थे. यूनिटी ऑफ कमांड में एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर रहेगा, मीनिंग एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो आपको वर्क प्रोवाइड किया है लाइक ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द वर्क यूनिट और ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स कॉमन ऑब्जेक्टिव. आपको जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है सब एम्प्लॉइज का वो आपको लीड करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में. मोटो, यूनिटी ऑफ कमांड का मोटो रहता है प्रिवेंशन ऑफ ऑल सबऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिवेंशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. यहाँ पे ओवरलैपिंग इन द सेंस हम एक साथ ढेर सारी एक्टिविटी को ना करते हुए एक ही एक्टिविटी पे फोकस कर सकते हैं, ओवरलैप नहीं करना चाहिए. इफेक्ट, it affect individual employees and unity of direction it affects the organization as whole. Importance, it helps to improve efficiency. unity of command से आपकी efficiency increase होती है जिससे harmony और discipline की भावना create होती है. unity of direction में it is important for unity of action and coordination of efforts. जो भी अपन ने एफर्ट्स किए हैं उसका एक कोऑर्डिनेशन बनाना और उसका एक यूनिटी ऑफ एक्शन करना वो आता है हमारा डायरेक्शन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन टेलर एंड फेयोल. फेयोल और टेलर में क्या सिमिलरिटीज थी. मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, दोनों ने फेयोल और टेलर ने पॉइंट आउट किया था मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ह्यूमन एलिमेंट, उन दोनों का फोकस था ह्यूमन एलिमेंट को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. Important factor of an organization, both strongly supported human development. Scientific approach, Taylor and Fayol दोनों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया था. डिवीजन ऑफ वर्क, both have advised the division of work and specialization, higher efficiency and productivity. Both have pressurized to increase efficiency and rise in productivity. Management as a discipline. They both have developed the body of knowledge of management and discipline. Specialist. They were both contemporary management specialists between 1841 to 1925.
फेयल एंड टेलर 1841 से लेके 1925 तक मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 48, अब टेलर एंड फेयल में क्या डिसिमिलरिटीज थी? आप सभी इसे अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टडी, टेलर ने लेबर पर स्टडी करी थी एंड फेयल ने मैनेजर पे स्टडी करी थी। मतलब इनका जो बेसिस था टेलर का वो लेबर था और फेयल का जो बेसिस था वो मैनेजर्स था। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर ने लोअर लेवल पे ज़्यादा फोकस किया और फेयल ने क्या किया था, टॉप से लेके वो लोअर लेवल तक गए, मीन्स स्टार्टेड फ्रॉम टॉप टू एंड मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड। प्लेस ऑफ स्टडी, टेलर ने अमेरिका में स्टडी करी एंड फेयल ने फ्रांस में स्टडी करी। अमेरिका एंड फ्रांस। स्टेटस, टेलर जो थे वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के या साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाए और जो फेयल थे वो मॉडर्न प्रिंसिपल या मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कहलाए। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे वो ज़्यादा रिजिड थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, बट फेयल्स के जो प्रिंसिपल्स थे हम बोल सकते हैं कि टेलर के कंपैरिजन में बहुत फ्लेक्सिबल थे। एप्लीकेबिलिटी, इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिकॉज इट इज कॉस्टली एंड डिफिकल्ट। एक तो ये कॉस्टली थे और डिफिकल्ट थे, इसलिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। जो फेयर के प्रिंसिपल्स थे वो वाइडली एप्लीकेबल थे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, या कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी चैलेंजेस आए वो वहां पे फेयर्स के प्रिंसिपल्स जो थे वो एप्लीकेबल थे। स्ट्रेस, टेलर ने ज्यादा स्ट्रेस दिया लेबर की इफिशिएंसी पर, बट वहीं पे फेयल ने स्ट्रेस दिया जनरल मैनेजमेंट पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, एक्सप्लेन मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? टेलर emphasized that revolution change in attitude, thinking both required to get the benefit of scientific management. उसके 3 implications थे। Creating the spirit of mutual trust and confidence, मतलब जो एम्प्लॉइज जो कंपनी में काम कर रहे, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट को बिल्ड करना और टीम स्पिरिट को बनाना। जनरेटिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है उससे हम कोई भी वे में सॉल्व ना करते हुए उसकी एक प्रॉपर डिटेलिंग के साथ उसका एक साइंटिफिक मेथड या उसको साइंटिफिक एटीट्यूड की मदद से सॉल्व करें। ऑल एफर्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ऑल एफर्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, सबके साथ मिलकर जो एफर्ट्स होंगे उससे हमारा प्रोडक्शन बेटर होगा।